हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं बीएड सेकेंड ईयर के आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा था, जिसमें मैंने अभी तक पेपर फर्स्ट को आपका कम्प्लीटली ही प्रिपेयर करा दिया है। अगर कुछ उसमें बच भी जाता है तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बच जाती है। तो प्रैक्टिस के लिए फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने, आंसर उसके फिर आंसर राइट करने, तो थोड़ा सा समय तो लगता ही है, ठीक है। लेकिन और भी पेपर्स की तैयारी करानी है, तो पहले पेपर्स को इस तरीके से पढ़ लीजिएगा जिससे कि जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस बन रहे हों, बेशक वो वन लाइनर हो, अगर वन लाइनर पढ़ के भी आप करेंगे तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आपको ऑप्शन बेस्ड में कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा होगा। जब आपको वन लाइनर पढ़ाएंगे तो वन लाइनर में क्लियर होगा कि इसका आंसर यही होगा, और कुछ आता है तो वो आंसर हमारा नहीं रहने वाला है। वन लाइनर में मैं आपको एक दो चीज़ एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ। अगर वन लाइनर हमारे 75 रहते हैं तो मैं आपको उन 75 में लगभग में 120-150 क्वेश्चन तक आपको बता देता हूँ। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, इसी में इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड की थी पेपर सेकंड से रिलेटेड। उसमें ज़्यादातर कथन थे कि कौन सी बात किसने कही है, कौन सा स्टेटमेंट्स किस राइटर या किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक आपका जो है, ये टॉपिक आपका सेपरेटली सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स को लेकर है। कहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके पेपर सेकंड में और किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, उनको मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। और यहाँ सिर्फ वन लाइनर जो पॉइंट बाई पॉइंट होंगे, उन्हीं से हम उन सब की तैयारी भी कर सकेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर को देखना, आपको बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। यदि आपके भाई बहन बीएड सेकेंड सेम के एग्जाम दे रहे हो तो उन्हें भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और बहुत जल्दी उनके एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। उनके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के इस नए वीडियो की। और आज आशा करते हैं कि आपको ये पेपर सेकंड का वीडियो जरूर ही पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें भी मैंने वन लाइनर रखे हैं, क्योंकि ये वन लाइनर आपके 75 जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं से रिलेटेड रहेंगे, तो इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोला गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम से पहले इसको भी देखकर जाते तब भी आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। इसी पेपर में आपका फ्रेंड्स वो मीन, मीडियन, मॉड से क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास कराई थी, मापन, संप्रेषण, मूल्यांकन से भी, उनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो उनसे किस तरीके के प्रश्न बनते हैं मैंने वो भी आपको यहाँ डिस्कस कर दिया है। बाकी के क्वेश्चंस जो भी बचते होंगे वो यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के सेशन की। आज आप देख सकते हैं कि पेपर सेकंड, इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि आपके सारे के सारे जो नोट्स हैं, सारे की सारी बुक्स हैं, वो सब खंगालनी पड़ती है कि कहाँ से प्रश्न किस तरीके का पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी को लेकर हम ये लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि फोटोस्टेट का आविष्कार आपका फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में प्रोफेसर ग्रॉफिन ने किया, और कब किया? सन 1900 में किया। तो ये क्वेश्चन आपसे पिछली बार पूछा गया था, तो आशा करते हैं कि इस बार आपका माइक्रोग्राफी या प्रिंट के लेज़र तकनीक से आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो उससे पूछा गया था कि फोटोस्टेट का आविष्कार कहाँ हुआ, तो जर्मन में, फ्रांस में हुआ था आपका, ठीक है। अगला हमारा है कि माइक्रोग्राफी जो है इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, तो माइक्रोग्राफी का आविष्कार आपका 1940 में हुआ था, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट है कि प्रिंट के लिए लेज़र तकनीक का आविष्कार कब किया गया, तो वो 1960 में आपका किया गया था। हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि 1950 में यूएसए, ठीक है, यूएसए में सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सूचना विज्ञान का प्रतिपादन कहाँ किया गया और कब किया गया, तो आपका यूएसए में सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया गया और 1950 में, ठीक है। अगला है हमारा उदार शिक्षा, ठीक है। उदार शिक्षा जो है वो किन किन शिक्षाओं से संबंधित है, तो उदार शिक्षा में आपके आते हैं साहित्य कला, साहित्य आता है आपका, कला आती है, संगीत आता है आपका, इतिहास है, नीतिशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, आदि की शिक्षा दी जाती है उदार शिक्षा में, ठीक है। उदार शिक्षा में आपके इतने सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। अगर इसके बाद कोई अलग सब्जेक्ट आपका आ जाता तो वो उदार शिक्षा में नहीं दिया जाता। अगला हमारा आया है यूनेस्को से। तो यूनेस्को से भी पिछले वर्ष एक प्रश्न बना हुआ था। यूनेस्को में ई का हमें मतलब
पूछा था, तो हमें इसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल भी पता होनी चाहिए। तो यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय आपका फ्रांस पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, जो पेरिस है वो फ्रांस में स्थित है और इसका मुख्यालय है वहाँ, और इसकी स्थापना 16 नवंबर सन 1945 में की गई। फुल फॉर्म होती है इसकी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको इनकी जो फुल फॉर्म है वो भी अच्छे से तैयार रखनी है। हमारा अगला पॉइंट हो जाता है पॉइंट नंबर 7। क्या कह रहा है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम की रचना कब की गई। तो विद्यालय जो आपका पाठ्यक्रम है इसकी रचना आपकी 1988 में की गई थी, विद्यालय पाठ्यक्रम की रचना। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है 1957 में बाल साहित्य से संबंधित चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना, जिसमें 5 से 16 वर्ष के बालकों के लिए बेहतर बाल साहित्य उपलब्ध है, उसकी स्थापना कब की गई। तो वो आपका आया था 1957 में। क्या है, तो चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना आपकी की गई थी। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट आता है कि पाठ्यक्रम को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो पाठ्यक्रम के कई नाम हैं, जैसे कि आपका सिलेबस है, कोर्स ऑफ स्टडी है, पाठ्यक्रम है, और पाठ्यक्रम को ही अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। ठीक है, जो करिकुलम शब्द है ये लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से आया है। आपसे पिछली बार पूछा गया था कि क्यूरेरे शब्द किस भाषा का शब्द है, तो अब की बार में मैंने आपको सारा बता दिया कि करिकुलम जो शब्द है ये लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से आया है, और जिसका अर्थ मीन्स कि क्यूरेरे का अर्थ होता है आपका दौड़ का मैदान। ठीक है, दौड़ का मैदान इसका अर्थ होता है। अगला हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 11 कि लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम के निम्न सिद्धांत है। जो आपका लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम है जो सभी में सामान्य रूप से लागू रहता है, उसके सिद्धांत क्या हैं। तो उसके सिद्धांत हैं कि सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति, मतलब जो आपके सामाजिक उद्देश्य हैं कि समाज में आपको एक अच्छा बेहतर व्यक्ति बनाना, आपको समाज में एक रेप्यूटेड पर्सन बना के समाज की सुरक्षा को प्रदान करवाना, इस तरीके से तो ये सामाजिक उद्देश्यों को भी प्राप्त करवाता है आपका लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम। दूसरा है ये लचीला होता है। लचीले का मतलब है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कोई कठोर नहीं होता कि ये काम आपको करना ही है, तो इस तरीके का ऐसा इस पाठ्यक्रम में नहीं है। और अगला है कि इस पाठ्यक्रम की जो प्रवृत्ति है वो बहुमुखी होती है। ठीक है, ये पाठ्यक्रम कई क्षेत्रों में काम करता है, तो इसलिए इसे बहुमुखी प्रवृत्ति भी इस पाठ्यक्रम की कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 12। क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम, जिसे हम पाठ्यचर्या भी कहते हैं और जिसे हम करिकुलम भी कहते हैं, ये विद्यालय व्यवस्था का मूल आधार है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब तक करिकुलम नहीं होगा तब तक विद्यालय में जो अध्यापक होते हैं उनको भी पता नहीं रहता कि हमें अब बच्चों को क्या पढ़ाना है। जैसे कि आपका बीएड के एग्जाम है, आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में भी आपका एक सिलेबस है। सिलेबस में आपके 5 से 6 यूनिट दे रखे होंगे कि इसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आएगा। तो इसलिए विद्यालय व्यवस्था का जो मूल आधार है वो आपका पाठ्यक्रम है, रूपरेखा है उसकी। ठीक, चलिए हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13। क्या कहता है कि वर्तमान समय में पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार पर अधिक बल दिया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्तमान समय में जो आपका करिकुलम है, आपका जो पाठ्यक्रम है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा सामाजिक आधार पर बल दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि व्यक्ति के अंदर सामाजिकता का जो भाव है वो खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए समाज में बेहतर पर्सन बनाने के लिए, समाज की अच्छे से निर्माण करने के लिए इसमें सामाजिक आधार पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। चलिए अगला है हमारा पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र। तो पाठ्यक्रम निर्माण के आपके जो सूत्र है वो है आपका शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, आपका मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, मतलब कि शिक्षा आप किस लिए ले रहे हैं तो इसका भी आपको उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा है मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन प्रणाली का मतलब है कि आप एजुकेशन, आप शिक्षा के बाद आपका मूल्यांकन किया जाए कि आपने शिक्षा कैसे ग्रहण की, कहाँ तक ग्रहण की और किस तरीके की आपके अंदर उसमें एबिलिटी है। ठीक है, अगला है शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली मतलब आपको क्या पढ़ाया जाए शिक्षा में, इस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आता है कि शिक्षण एवं अधिगम अनुभव द्वारा अधिक प्रभावशाली होते हैं। मतलब जो आपका शिक्षण और अधिगम है, ये आपके अनुभव द्वारा अधिक प्रभावशाली होते हैं। मतलब कि जो आपका शिक्षण है इसको जब तक आपके अंदर कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जब कोई चीज़ आप सपोज दैट आप अगर कुछ सीखते हैं तो आप कर कर के ही तो सीखते हैं। जो आपका कर जो आपका एक्सपीरियंस है वही आपका असली शिक्षण है और उसी के माध्यम से आप
सीख पाते हैं। ठीक है, तो अनुभव जो है वो अधिक प्रभावशाली होता है हमारा शिक्षण और अधिगम में। हमारा अगला पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्य। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? तो शिक्षा के उद्देश्य आपकी सामान्य और विशिष्ट दो तरीके के उद्देश्य होने चाहिए। तो आपसे बस क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से होने चाहिए, तो वहाँ ऑप्शंस लिखे होंगे सामान्य, उद्देश्य, विशिष्ट, दोनों, इस तरीके के क्वेश्चन। तो सामान्य और उद्देश्य दोनों है। ठीक है, अगला हमारा पाठ्यक्रम निर्माताओं का शैक्षिक उद्देश्यों के निर्माण का दायित्व है। जो आपके पाठ्यक्रम के निर्माता हैं, जो पाठ्यक्रम को बनाते हैं, जो करिकुलम को तैयार करते हैं, उन निर्माताओं पर शैक्षिक जो उद्देश्य हैं कि आपने शिक्षा किस उद्देश्य के साथ प्राप्त की है, तो उन शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का उन्हीं पर ही दायित्व है, क्योंकि वो पाठ्यक्रम इस तरीके का तैयार करेंगे जिससे बच्चों को अपने उद्देश्य प्राप्त करने में परेशानी ना हो। जैसे कि सपोज दैट यदि आप एक बीएड के स्टूडेंट हैं तो आपको बेसिकली एक शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना है। अगर कोई लड़का जैसे सपोज दैट कोई इंजीनियरिंग का है तो उसे इंजीनियरिंग के ही क्षेत्र में जाना होगा, क्योंकि जो वो पढ़ाई पढ़ता है वो अपने इंजीनियरिंग के लेवल की ही करता है। ठीक, चलिए हमारा अगला पॉइंट है शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति आपकी जो है वो कैसी, दार्शनिक है। ठीक है, एक फिलोसफर की तरीके से आपका है शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति। अगला है अधिगम एक क्रियाशील प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम जो है वो क्रिया के साथ ही आप सीख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अधिगम जो है वो आप जब अनुभव होगा आपके पास तो वो अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि वो अधिक प्रभावशाली होगा। वो इसीलिए होगा क्योंकि आपने कुछ क्रिया की होगी जिसके तहत आपने उसको सीखा होगा। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक शिक्षण के प्रकार हैं। शिक्षण के प्रकार आपके कैसे हैं? तो ज्ञानात्मक हैं, भावात्मक हैं और क्रियात्मक हैं। ज्ञानात्मक मतलब आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, आपको जो भी ज्ञान हो आप में उसमें भावात्मक मतलब आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो इमोशंस उसके रिलेटेड होने चाहिए, उस शिक्षण से रिलेटेड होने चाहिए। और अगला हमारा क्रियात्मक, क्योंकि शिक्षण जो वो है जो ये बिना क्रिया के आपका संभव नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ट रहता है किसी भी शिक्षण या अधिगम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। चलिए हमारा अगला है व्हीलर महोदय ने पाठ्यक्रम संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है। जो आपके व्हीलर महोदय हैं इन्होंने पाठ्यक्रम प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है। वृत्ताकार इस तरीके का माना है कि उन्होंने बताया है कि सबसे पहले हम अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमारा लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। ठीक है, लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करने के बाद हम अपना जो सेकंड नंबर पे आता है वो हमारा आता है अधिगम अनुभवों का चयन। मतलब हमें किस तरीके के अनुभव लेने चाहिए अपने अधिगम के लिए, सीखने के लिए कैसे अनुभव होने चाहिए हमारे पास, तो हम उनका चयन करते हैं। उनके बाद हम अंतर वस्तु का चयन करते हैं। अंतर वस्तु मतलब एक तरीके का आपका है करिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम। आपका पाठ्यक्रम किस तरीके का होगा आप उसका चयन करते हैं कि आपको क्या किताब पढ़नी है, आपको किस तरीके के क्षेत्र में जाना है, तो आप अंतर वस्तु का चयन करते हैं। अंतर वस्तु का चयन करने के बाद आप अपना चौथे नंबर पे जो चयन करते हैं वो चयन करते हैं आप अपना अधिगम अनुभव एवं अंतर्वस्तु का संगठन। आपने जो सीखा, जो आपने अधिगम किया, जो सीखा, उनको और आपकी जो वस्तु जो आपने पढ़ा है उनका एक संगठन होना चाहिए। नहीं पता चले कि आप सीख कुछ और रहे हैं, किताब किसी और की पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल से आपका ये जो मेलजोल है ये नहीं बैठेगा, तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। जैसे कि आप बीएड के स्टूडेंट हैं और आप कर क्या रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग की बुक लिए बैठे हैं, कर रहे हैं बीएड, तो आप करना है आपको बीएड और बुक लिए बैठे हैं आप इंजीनियरिंग की, तो आपका ये इंजीनियरिंग और ये टीचिंग वाला ये आपका कॉम्बिनेशन संगठन नहीं बैठेगा। तो जब संगठन नहीं बैठेगा तब आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपका जो अधिगम अनुभव हो और आपकी जो अंतर वस्तु हो, इन दोनों का संगठन होना चाहिए। इन दोनों के संगठन के बाद जब आपका संगठन मिल जाता है उसके बाद आप अपना मूल्यांकन करते हैं कि हमने क्या सीखा। ठीक है, तो इस तरीके की ये जो है ये हमारी एक वृत्ताकार प्रक्रिया है। ठीक है, किसने माना? तो व्हीलर महोदय ने इस बात को माना है। हमारा अगला है कि शैक्षिक उद्देश्य के स्रोत। आपके जो शैक्षिक उद्देश्य है इसके जो स्रोत क्या है, तो इसके स्रोत है आपकी समाज, व्यक्ति और ज्ञान, क्योंकि समाज का होना बहुत जरूरी है। जब समाज होगा तभी तो व्यक्ति होंगे, और जहाँ व्यक्ति होंगे तो वहीं तो हमें ज्ञान मिलेगा या ज्ञान दिया जाएगा। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 23 क्या कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषताएं। आपका मूल्यांकन किस तरीके का होना चाहिए, इसकी मैंने एक आपकी
पूरी की पूरी क्लास दी है। 8 से 10 मिनट का आपका सेशन है, उसमें मापन मूल्यांकन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि सतत मापन क्या होता है, व्यापक मापन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन, इस सभी के बारे में बहुत अच्छी सी बात की है। यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, मतलब मूल्यांकन कार्यक्रम आपका कैसा होना चाहिए। तो आपका क्रमबद्ध होना चाहिए, मतलब एक के बाद एक सीढ़ी ही आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ इसलिए होना चाहिए क्योंकि वस्तुनिष्ठ जो होगा तो उसमें आपकी जो क्या बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को सही ठहराने की जो क्षमता है वो एक्यूरेट हो जाती है। वस्तुनिष्ठता जो है वो आपकी एक्यूरेट होती है, उसमें मेलजोल नहीं रह सकता। जैसे कि आपके पहले सब्जेक्टिव पेपर होते थे, तो सब्जेक्टिव पेपर में आप कुछ भी लिख देते थे, पास हो जाते थे। लेकिन अब आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में ऑब्जेक्टिव पेपर ही आपके वस्तुनिष्ठ पेपर है, तो वस्तुनिष्ठ में उसका कोई एक ही तो आंसर होगा, तो आपको वही टिक करना होगा। अगर पता होगा तो सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका विश्वसनीयता, मतलब उस पर विश्वास होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए वो कि कितने % तक यहाँ सही है। अगली बात करते हैं तो वो वैध मीन्स वैलिड भी आपका होना चाहिए। साथ में आपका वो व्यवहार से भी रिलेट करता हो और आपका व्यापक भी हो, शिक्षार्थी की सहभागिता भी उसमें होनी चाहिए, किसमें, मूल्यांकन में, ठीक है। चलिए अगला हमारा आता है शिक्षण के चर की क्रियाएं। तो सबसे पहले शिक्षण के चर जान लेते हैं। तो शिक्षण के आपके जो चर हैं वो 3 हैं। कौन कौन से चर हैं? शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यवस्तु। पाठ्यवस्तु का मतलब है पाठ्यक्रम, क्योंकि एक विद्यालय में शिक्षक होगा, शिक्षक के साथ छात्र होंगे, छात्र के साथ पाठ्यक्रम होगा, क्योंकि शिक्षक को भी पता नहीं होता है कि हमें पढ़ाना क्या है, तो इसलिए पाठ्यक्रम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसी शिक्षण के चर की कुछ क्रियाएं हैं। क्रियाएं क्या हैं? क्रियाएं हैं आपकी निदान है, उपचार है, मूल्यांकन है। अब निदान, उपचार, मूल्यांकन क्या होता है? तो सबसे पहले हम निदान को समझ लेते हैं। निदान का मतलब होता है कि समस्याओं का पता लगाना। समस्याओं का पता लगाना कि हमारे विद्यालय में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, बच्चों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, तो ये हमारा कहलाता है निदान, ठीक है। इसी के बाद जब हमें निदान का पता चल जाता है, फिर हम करते हैं उपचार। जैसे कि डॉक्टर है तो डॉक्टर पहले समस्या का पता लगाता है कि आपके अंदर आखिर में बीमारी क्या है, उसके बाद वो उसकी दवा देता है, मीन्स उपचार करती है। तो उपचार है कि समस्या का समाधान करना। हम समस्या का समाधान करेंगे, हम जो भी कमियां होंगी हमारे विद्यालय में हम उनको फुलफिल करेंगे। जब हमारी वो कमियां फुलफिल हो जाएंगी उसके बाद हम करेंगे उनका असेसमेंट, मीन्स मूल्यांकन, एवोल्यूशन करेंगे। हम मूल्यांकन में मापेंगे कि हमने जो शिक्षा हम जो दे रहे थे क्या उनमें कोई चेंजमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने समस्या का समाधान कर लिया, समस्या सॉल्व हो गई आपकी। अब आप फिर से मापेंगे क्या फिर से कोई कमी रह गई है। अगर वो कमी हो जाती है तो आप फिर से उनका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपके ये शिक्षक के चर की क्रियाएं हो गई। अगला हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 25 क्या कह रहा है कि प्रभावशाली शिक्षक के 3 गुण होते हैं। आपका जो प्रभावशाली शिक्षक है इसके 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? एक तो शिक्षक की योग्यता, क्योंकि आपका जो शिक्षक है उसके अंदर क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात करते हैं शिक्षक की कुशलता। शिक्षक अपने कार्य में कितना कुशल है, कितना स्किल्स है, ठीक है। और शिक्षक की उपलब्धियां, उसने क्या क्या हासिल कर रखा है, उसे क्या क्या नॉलेज है, इन सभी की हमें जानकारी होनी चाहिए। तभी एक अच्छा शिक्षक, प्रभावशाली शिक्षक होगा जिसके अंदर ये 3 गुण होंगे। अगला हमारा शिक्षण की प्रकृति, ठीक है। वो आपका टीचर था, ये आपका टीचिंग है। तो शिक्षण की जो प्रकृति है वो कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षण जो है वो एक आपकी अंतः क्रिया है। कैसी? अंतः क्रिया है। और शिक्षण एक सौद्देश्य प्रक्रिया है। सौद्देश्य का मतलब है उसके कई सारे उद्देश्य हैं शिक्षण के। अगला है हमारा शिक्षण एक निर्देशन है। निर्देशन है किसी के इंस्ट्रक्शन से हम शिक्षण करते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है सेलर एवं अलेक्जेंडर। सेलर एवं अलेक्जेंडर जो थे उन्होंने पाठ्यक्रम के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है नियोजित, एक आपका होता है क्रियान्वित, ठीक है। नियोजित का मतलब है किसी की योजना बनाना, ठीक है। क्रियान्वित मतलब किसी का कार्य के द्वारा किसी शिक्षण को कंप्लीट करना। तो इसलिए पाठ्यक्रम के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एक है आपका नियोजित और दूसरा है क्रियान्वित। किन्होंने? सेलर एवं अलेक्जेंडर ने। हमारा अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 28 क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम आयोजन का कार्य विशेषज्ञ के हाथ में केंद्रित है। बिल्कुल, क्योंकि पाठ्यक्रम आपका जो है वो कोई विशेषज्ञ ही तो तैयार करेगा। अब कोई आम आदमी तो पाठ्यक्रम आपका तैयार कर नहीं देगा। तो इसलिए आपका जो पाठ्यक्रम है उसका आयोजन जो है वो आयोजन का कार्य जो कार्य किया जाता है उसे बनाने में वो किसी विशेषज्ञ के द्वारा ही किया जाता है, इसीलिए विशेषज्ञ के हाथ में केंद्रित है। अगला हमारा पाठ्यक्रम एक सुनियोजित
क्रिया है। सुनियोजित की क्रिया का मतलब है कि पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये पहले से निर्धारित है कि पाठ्यक्रम अगर मैथ के स्टूडेंट का है तो मैथ में क्या क्या होना चाहिए, किस लेवल तक होना चाहिए, ये सब कुछ निर्धारित है पहले से। ठीक है, अगला हमारा क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का आधार मानती है। जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा है उसे क्रिया केंद्रित शिक्षा जो है वो आधार मानती है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने भी यही कहा है कि करके सीखो। ठीक है, करके सीखे पर भी बल गांधी जी ने ही दिया था, तो इसीलिए क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम जो है वो करके सीखने पर बल देता है, तो इसीलिए बुनियादी शिक्षा को आधार मानते हैं। अगला हमारा छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है? तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम जो है वो आपको प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। प्रयोगवादी विचारधारा का मतलब है कि अब जो एजुकेशन है, अब जो करिकुलम है वो आपका स्टूडेंट सेंट्रल हो गया है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे को जो चाहिए वही पढ़ा सकते हैं, पुस्तक केंद्रित नहीं रहा है। क्योंकि पुस्तक केंद्रित होगा तो इसका मतलब है कि पुस्तक में जो लिखा है वो पढ़ा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो छात्र पढ़ना चाहेंगे आप वही पढ़ाएंगे, तो इसलिए ये प्रयोगवादी विचारधारा में आता है। हमारा अगला आता है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम जो है इसके जनक हमारे जॉन डीवी अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका। आपसे पूछा जा सकता है कि जॉन डीवी कहाँ के निवासी थे, तो वो अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने क्या किया? तो उन्होंने क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के जनक कहलाते हैं जॉन डीवी। ठीक है, अगला हमारा आता है एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है। एकीकृत, आप एकीकृत से ही समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को एक करना। एकीकृत पाठ्यक्रम वह है जिसमें विभिन्न विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि वे एक दूसरे के लिए बाधा न बने। ठीक है, एक दूसरे के लिए बाधा न बने, ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हम एकीकृत पाठ्यक्रम कहते हैं। एकीकृत पाठ्यक्रम जैसे कि आपने किसी छोटे बच्चे की अगर आप पर्यावरणीय अध्ययन की किताब उनकी अगर पढ़ें तब आप देखेंगे कि उसी पर्यावरणीय अध्ययन में उन्हें विज्ञान भी मिलेगा, उन्हें भूगोल भी मिलेगा, उन्हें इतिहास भी मिलेगा, उन्हें सभी त्योहारों के बारे में उसी बुक में दे रखा होगा, जो उनकी एक पर्यावरणीय अध्ययन या फिर हम बेसिक सी किताब कहें तो वही आपका एकीकृत पाठ्यक्रम होता है। ठीक, अगला हमारा शिक्षा विधि का दर्शन सिद्धांत किलपैट्रिक ने दिया। जो आपकी शिक्षा विधि है इसका जो दर्शन सिद्धांत है वो किलपैट्रिक ने दिया था। ठीक है, किलपैट्रिक ने दिया था। तो किलपैट्रिक ने एक काम और किया था, किलपैट्रिक ने एक काम किया था किसी की योजना को बनाना। ठीक है, चलिए हमारा अगला आता है इसी के बाद बाल केंद्रित 34 के बाद बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत प्रयोजनवादी विचारधारा की उपज है। आपका अभी मैंने बताया था कि आपका जो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम है वो आपका किसका है? वही आपका, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि छात्र केंद्रित जो आपका पाठ्यक्रम है ये आपका प्रयोगवादी विचारधारा से भी संबंधित है और साथ में ये प्रयोजनवादी विचारधारा की भी उपज है आपका छात्र केंद्रित। ठीक है, अगला हमारा जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। तो जुंग के बारे में मैंने आपको एक सेपरेट क्लास दे दी है। मैंने आपको व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, उसमें व्यक्तित्व पूरा अच्छे से डीपली नॉलेज में बता दिया। आपके सारे टेट भी बता दिए कि किस टेस्ट में किसकी गणना की जाती है। टेट, कैट, IBTS सारे टेस्ट मैंने आपको वहाँ क्लियर कर दिए, लेकिन फिर भी यहाँ लेकर आए हैं। तो जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी जो अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने आप में ही मगन रहते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक हैं, आपके इंजीनियर हैं। और बहिर्मुखी वो होते हैं जैसे कि नेता जो दुनिया के बारे में सोचे, दुनिया की बातें करें, लंबी लंबी फेंकें, ये होते हैं बहिर्मुखी। और उभयमुखी वो होते हैं जिनके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं, जैसे कि शिक्षक जब विद्यालय में होता है तब वो बहिर्मुखी होता है और जब वो अपने समाज में पहुंच जाता है वहां अंतर्मुखी हो जाता है। अगला हमारा आ जाता है कुछ आपके आर्टिकल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आर्टिकल से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें जितने भी शिक्षा से संबंधित आर्टिकल हैं उनको भी इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम से पहले आपको वो आर्टिकल से रिलेटेड एक वीडियो आपको सेपरेट मिल जाएगी, लेकिन इसमें भी हमने कुछ आर्टिकल यहाँ ऐड किए हैं तो उनको भी यहाँ समझ लेते हैं। मौलिक अधिकार आपके जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में रखे गए हैं संविधान में। ठीक है, अगली बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य आपके आर्टिकल 51 का में रखे गए हैं, जो संविधान का भाग 4 का कहलाता है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। अगला हमारा मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जब संविधान बना तब उस संविधान में 7 अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन में एक मूल अधिकार को हटा दिया गया, मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। जो एक को हटाया गया वो था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है। ठीक है, इसे हटाकर कहाँ जोड़ा गया है? तो इसे हटाकर कानूनी अधिकार में आपका 300 का में जोड़ दिया गया है। ठीक है,
हमारा अगला है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपसे बनते हैं कि समानता का अधिकार की जो बात है वो आर्टिकल 14 से 18 के बाद बीच में की गई है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात 19 से 22 में की गई है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, 19, 20, 21, 22, ठीक है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार आपका आर्टिकल 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का आपका 25 से लेकर 28 है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आपका 29 से लेकर 30 है, 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका 32 है। अब ये जो आर्टिकल है, इसी आर्टिकल से रिलेटेड मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, शायद आपको नहीं पता हो, तब भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। आपका ये जो आर्टिकल लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 पर अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक मूवी आई थी जय भीम, शायद अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आपको वो मूवी देखनी चाहिए थी। और उस मूवी में आपको संवैधानिक उपचारों के बारे में सारी डिटेल दी गई है। संवैधानिक उपचार ही आपके हैबियस कॉर्पस कहलाते हैं, ठीक है। हैबियस कॉर्पस में ही आपके जितने भी अधिकार हैं उनके बारे में यहाँ उल्लेखित किया गया है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। इसी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, जस्टिस शब्द यूनानी भाषा के शब्द जज से बना है। आपसे पूछा जा सकता है कि जस्टिस शब्द किस भाषा से बना है, तो आपका जो जस्टिस शब्द है वो यूनानी भाषा के जज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बॉन्ड। बॉन्ड मतलब आपका बांधना, ठीक है। अगला हमारा आता है 41 नंबर का पॉइंट है, पाठ्यक्रम विकास का टेलर प्रतिमान सबसे अच्छा प्रतिमान है। आपका जो पाठ्यक्रम विकास का जो टेलर प्रतिमान है, टेलर प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल। आपका जो टेलर मॉडल है वो सबसे अच्छा मॉडल है, ठीक है। अगला हमारा शरण पाठ्यक्रम, तो शरण पाठ्यक्रम प्रतिमान आपका जो है ये 1976 में विकसित किया गया। आपका शरण पाठ्यक्रम 1976 में विकसित किया गया था। अगला हमारा 43 नंबर है कि प्रशासनिक प्रतिमान पाठ्यक्रम का सबसे प्रसिद्ध प्रतिमान है। आपका जो प्रशासनिक प्रतिमान है ये पाठ्यक्रम का सबसे प्रसिद्ध प्रतिमान है। अगली बात करते हैं तो हिल्दा डाबा से आपका पिछली वर्ष एक प्रश्न पूछा गया था, यहाँ भी कुछ बता देते हैं। तो हिल्दा डाबा प्रतिमान में आपका हिल्दा डाबा मॉडल में आपका मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व दिया गया है। मूल्यांकन के बारे में यहाँ ज़्यादा बताया गया है हिल्दा डाबा प्रतिमान में। फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश करेंगे कि यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वीडियो को कंप्लीट ही देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉइंट को अगर आप छोड़ देते हैं तब आप अपना बहुत कुछ मिस कर देते हैं। अगर आपको वीडियो में समय अगर आपके पास कम है तब आप इसको 2x स्पीड पर देखिए, लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके 76 पॉइंट यहाँ इंक्लूड किए गए हैं, तो 76 पॉइंट्स में आपकी पूरी की पूरी पेपर सेकंड को समाहित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है, जमीनी प्रतिमान दृष्टिकोण लोकतांत्रिक है। जो आपका जमीनी प्रतिमान है इसका जो दृष्टिकोण है वो लोकतांत्रिक है, और जमीनी प्रतिमान ही आपका सबसे पुराना प्रतिमान है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा प्रतिमान सबसे पुराना है, कौन सा प्रतिमान सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा प्रतिमान आपका जो है वो आपका टेलर प्रतिमान है, ठीक। अगला हमारा आता है, भारत में अनुक्रमित अधिगम केंद्र की स्थापना सन 1966 इलाहाबाद में की गई, ठीक है। अगला हमारा आता है 47 नंबर पॉइंट है, पाठ्यवस्तु तथा संप्रेषण शिक्षण तकनीक के अंग हैं। जो आपका पाठ्यवस्तु और संप्रेषण है ये शिक्षण तकनीक के अंग हैं, ठीक है। क्योंकि संप्रेषण दो लोगों के बीच में होता है, तो ये तकनीक शिक्षण तकनीक जो आपकी होती है इसके अंदर में आते हैं, इसी के अंग हैं। अगला हमारा हार्डवेयर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। हार्डवेयर को ही हम निरपेक्ष तकनीक कहते हैं, सॉफ्टवेयर को हम प्रक्रिया तकनीक कहते हैं। इन दोनों का जो आविष्कार है वो सिल्वरमैन ने दिए हैं, ठीक है। दोनों सिल्वरमैन ने दिए हैं, निरपेक्ष तकनीक और प्रक्रिया तकनीक। अगला हमारा शैक्षिक तकनीक के प्रकार, तो शैक्षिक तकनीक के आपके 3 प्रकार हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रणाली, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट आता है, स्पेंसर ने शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन किया है। शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन स्पेंसर ने किया है। अगला हमारा 51 नंबर का पॉइंट है, ऐतिहासिक विधि की खोज ब्रूनर ने की है और अन्वेषण विधि की खोज आर्मस्ट्रॉन्ग ने की है, ठीक है। अन्वेषण विधि को ही हम खोज विधि भी कहते हैं, जिसकी आर्म स्ट्रॉन्ग होगी वही तो खोज करेगा, तो वही आपका अन्वेषण विधि कहलाता है, ठीक। इस तरीके से मैंने आपको याद करा दिया था। ये जितनी भी विधियां कराई थी उससे भी एक प्रश्न आपका बनेगा, तो वो भी वीडियो आपको देख लेना चाहिए। शिक्षण विधि का सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रारंभ है वो 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में वुस तथा एलन ने किया था, DW एलन ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए अगला हमारा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो स्किनर ने दिया है, और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है वो नॉर्मन क्राउडर ने दिया है। तो ये भी आपकी विधियां थी, इसको भी मैंने वहाँ कंप्लीट करा दिया था जहाँ आपकी विधियां कराई थी। यहाँ भी हम आपको ट्रिक से करा देते हैं कि जिस व्यक्ति की स्किन खराब हो जाती है उसकी स्किन पे क्या पड़ जाती है, उसकी स्किन पे पड़ जाती हैं रेखाएं, ठीक है। अगला है
कि नॉर्मल व्यक्ति किसी भी पेड़ की शाखा पर नहीं चढ़ सकता, तो नॉर्मन क्राउडर से आपका याद आ जाएगा शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन। हमारा अगला है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने 1979 में एक मुक्त विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, मुक्त विद्यालय की अगर बात की जाए तो 1979 में की थी किसने? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने। ठीक, अगला हमारा निरंतर व्यापक मूल्यांकन पद्धति 1992 में अभियोग कार्यक्रम स्वीकार किया गया। कब? 1992 में ये कार्यक्रम आपका शुरुआत किया गया था। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट को हम देख लेते हैं। यहाँ हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 56। क्या कह रहा है तो इसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से रिलेटेड मैंने आपको पूरी क्लास दे दी है, मूल्यांकन में आपको सारा कुछ उसमें मिल जाएगा। फिर भी यहाँ देख लीजिए जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है इसकी वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैध होते हैं, वैलिड होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा सर्वप्रथम पत्राचार कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय में की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम पत्राचार मीन्स डिस्टेंस एजुकेशन जो सिस्टम है इसकी शुरुआत कहाँ की गई? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में की गई। इसके बाद है आपका इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1985 में की गई और मुक्त विद्यालय दिल्ली की स्थापना आपकी 1962 में की गई। ठीक है, मुक्त विद्यालय आप इससे याद कर सकते हो। ओपन स्कूलिंग की कब की गई? 1962 में। अब हम कुछ मुक्त विश्वविद्यालय जान लेते हैं कि कौन से कहाँ हैं, क्योंकि इनसे भी आपके प्रश्न बन जाते। पिछली बार एक प्रश्न यहाँ से बना था। 1987 में आपका स्थापित किया गया वर्धमान महावीर जो आपका कोटा राजस्थान में है। 1987 में ही आपका नालंदा बिहार का स्थापना की गई और 1989 में आपका यशवंतराव नासिक महाराष्ट्र में किया गया और 1991 आपका भोज भोपाल ग्वालियर में किया गया और अगला है आपका 1994 में डॉक्टर BR अम्बेडकर अहमदाबाद गुजरात में शुरुआत हुई, स्थापना की गई इसकी और 1996 में आपका कर्नाटका मैसूर में की गई और 1998 में आपका राजश्री टंडन इलाहाबाद यूपी में की गई। तो राजश्री टंडन से आपका पिछली बार से क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपका यही था कि उत्तर प्रदेश का जो राजश्री टंडन विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, या फिर उसकी स्थापना कहाँ गई? तो 1998 में की गई। अगला है आपका 1992 में डॉक्टर BR अम्बेडकर। एक और है आपका मुक्त विश्वविद्यालय, ये हैदराबाद आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एक तो गुजरात में है और एक हैदराबाद में है। चलिए हमारा अगला आ जाता है स्टैमफील्ड बीम मॉडल के 4 प्रकार कौन कौन से? तो 4 प्रकार आपके हैं संदर्भ मूल्यांकन, प्रदा मूल्यांकन, प्रक्रिया मूल्यांकन और उत्पाद मूल्यांकन। आपसे पूछा जा सकता है इसी में आपका आधा मूल्यांकन रख के पूछा जा सकता है, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, तो ये 4 आपको तैयार कर लेने हैं कि कौन कौन से हैं। अगला हमारा स्टैक मॉडल के चरण। तो स्टैक मॉडल जो है इसके भी आपके 3 चरण हैं। कौन कौन से? पूर्ववर्ती चरण, लेन देन चरण और परिणाम चरण। ठीक है, पहले का चरण, फिर लेन देन का चरण, फिर परिणाम। मतलब क्या परिणाम होगा हमारा। अगला हमारा आ जाता है पाठ्यक्रम का CIPP। CIPP की फुल फॉर्म है कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल। ये आपका स्टैमफील्ड मॉडल पर आधारित है आपका क्या? पाठ्यक्रम मूल्यांकन। ठीक है, चलिए हमारा अगला आता है 63 नंबर का पॉइंट है अंग्रेजी शब्द जो है अब आपका अंग्रेजी शब्द इंटर्न का शाब्दिक अर्थ होता है आपका कैद। ठीक है, अगला है इंटर्नशिप जो है वो व्यवसायिक क्षेत्र के नवागंतुकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि जो नवयुवक होते हैं उसके लिए इंटर्नशिप बहुत जरूरी है व्यवसायिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, अगला हमारा मॉक संसद नागरिक शिक्षा से संबंधित है। मॉक संसद आपसे पूछा जा सकता है कि मॉक संसद किससे संबंधित है? तो आपका नागरिक शिक्षा से संबंधित है आपका क्या? मॉक संसद। अगला हमारा शिक्षण अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण अधिगम कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षण अधिगम आपकी एक जटिल प्रक्रिया है। अगला हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को ही औसत कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को ही हम औसत कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की ही मापें आपकी कहलाती हैं मीन मीडियन मॉड। ठीक है, लेकिन रेंज आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अगला हमारा आता है सम अंकों का गुरुत्व केंद्र मध्यमान होता है। आपका जो मध्यमान होता है, जो बीच का अंक होता है, वो सम अंकों का गुरुत्व केंद्र होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति का अति विश्वसनीय माप है। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्यमान जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की कैसी माप है? तो वो आपकी अति विश्वसनीय माप है, क्योंकि ये कभी चेंज भी नहीं हो सकती, अति विश्वसनीय है। आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, बिल्कुल से क्लियर निकलेगी। ठीक है, अगला आपका आता है बहुलांक। बहुलांक जो होता है ये आपका निम्न विश्वसनीय माप है। ठीक है, बहुलांक जो है वो निम्न विश्वसनीय माप है आपकी। और मध्यांक जो है वो आंकड़ों को दो बराबर भागों में बांटता है आपका मध्यांक। ठीक है,
मीडियन आपका 2 बराबर भागों में बांटता है आंकड़ों को। अगला आता है हमारा मध्यमान की अपेक्षा जो कम शुद्ध या कम विश्वसनीय होता है वो होता है आपका मीडियन, मध्यमान की अपेक्षा कम और बहुलक से अधिक। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट आता है मध्यमान, माध्यांक, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है लेकिन प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, मीन मीडियन मॉड है लेकिन रेंज नहीं है। अगला हमारा आता है समजातीय एवं विषमजातीय के बारे में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से नहीं जान सकते। ठीक है, जो समजातीयता एवं विषमजातीयता है इसके बारे में हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से नहीं जान सकते। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन कैसा है ये नहीं जान सकती। ठीक है, अगला हमारा आता है 75 नंबर का प्रश्न है। अगर आपका P25 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि नीचे के 25% अंक। ठीक है, नीचे के 25% अंक और क्यूब का मतलब होता है 25वां प्रतिशतांक। क्यू का मतलब होता है 25वां प्रतिशतांक। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आपके पेपर सेकंड से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस आपके आते हैं मेन मीडियन मॉड से, तो उसकी भी क्लासेस मैंने आपको करा दी है, सारे सवाल भी करा दिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आज आपके ये 76 पॉइंट यहाँ क्लियर किए हैं और आपको पता होगा कि 76 आपके जो पॉइंट हैं इनमें लगभग आपके 150 से 200 क्वेश्चन छुपे हुए थे जो मैंने आपको करा दिए। फिर भी अगर टाइम मिलता है तो आपको ऑब्जेक्टिव करा देंगे अगर समय मिलता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लास आपको पूरी की पूरी देखनी रहेगी, पूरी की पूरी। अगर आपको पास समय कम है तब आप इसको 2x स्पीड पर देख लीजिए, लेकिन देख लीजिएगा क्योंकि इस आपका क्लासेस से आपका बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको आपके पेपर में। तो फ्रेंड्स ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन हो जाइए, लेकिन इसकी जो PDF है वो पहले ही पेड स्टूडेंट्स को भेजी जा चुकी है। तो फ्रेंड्स पेड स्टूडेंट्स के पास इसकी PDF है।